नमस्कार। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आज हम उनकी लाइफ और कैरियर के बारे में बात करेंगे। बर्थ एंड पेरेंटेज यानी उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, चलिए देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कैलकाटा में हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं, लेकिन उस वक्त कैलकाटा ही था। ऑन 7 मई 1861। तो आपको डेट ऑफ बर्थ नोट करनी है अपनी नोटबुक पर। 7 मई 1861। द टैगोर्स आर ब्राह्मण्स बाय कास्ट। तो ये टैगोर लोग ब्राह्मण हैं, जो कास्ट है इन लोगों की जाति है वो ब्राह्मण है। ही वॉज लकी इन हिज बर्थ, मतलब वो लकी थे, भाग्यशाली थे अपने जन्म के अनुसार। इन मोर देन वन वे, एक से अधिक वजहों से, एक से ज़्यादा अधिक तरीक़ों से। कैसे थे देखिए। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे वो थे द्वारकानाथ। वॉज कॉल्ड द प्रिंस, उनको क्या कहा जाता था, प्रिंस। बिकॉज ऑफ हिज लेविश स्टाइल ऑफ लिविंग। बिकॉज ऑफ मतलब कारण क्या था, हिज लेविश स्टाइल। लेविश मतलब उनकी जो स्टाइल था, जीने का तरीका था, स्टाइल ऑफ लिविंग, जीने का तरीका था वो बहुत लेविश, यानी कि बहुत पैसा खर्च करते थे। रिच थे, धनवान थे, तो पैसा भी अच्छा खासा खर्च करते थे। ही हैड अमास्ड मच वेल्थ, उन्होंने अमास्ड मतलब इकट्ठी की थी बहुत सारी दौलत। थ्रू हिज बिजनेस, अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से। बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी जो उनका व्यवसाय का लेन देन था, उन्होंने विदेशों से व्यापार किया था द्वारकानाथ जी ने। एंड द टैगोर्स लिव्ड इन लग्जरी, और जो टैगोर लोग थे वो लग्जरी में मतलब विलासिता का जीवन जीते थे। हाउएवर, किंतु टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत की ओर, द प्रिंस सफर्ड हैवी लॉसेस। तो जो प्रिंस थे यानी कि द्वारकानाथ जी थे, उनको बहुत भारी लॉस हुआ, नुकसान हुआ व्यापार में। एंड वैन ही डाइड, और जब उनकी मृत्यु हुई इन 1846 में, ही लेफ्ट द फैमिली हैविली इंडेटेड। तो उन्होंने परिवार को छोड़ा बहुत भारी, इंडेटेड मतलब कर्जे में। हिज फादर, उनके पिताजी, किसके पिताजी, यानी टैगोर के पिताजी, यानी कि द्वारकानाथ जी के बेटे कौन थे, देवेंद्रनाथ। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। देवेंद्रनाथ वॉज नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर एंड फिलोसोफर। तो इनका जो देवेंद्रनाथ जी का बेंट ऑफ माइंड था, यानी उनके जो सोच थी एकदम अलग थी अपने पिताजी से। तो वो कैसे थे, ओरिजिनल थिंकर थे, यानी मौलिक विचारक थे, एंड फिलोसोफर और दार्शनिक थे। बट ऑल्सो अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी, इसके अलावा वो ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ईमानदार थे। एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी भी मतलब निष्ठा होती है, तो बहुत निष्ठावान थे। करेज, साहसी थे, साहस रखते थे। एंड डिटर्मिनेशन, और साथ में वो दृढ़ निश्चयी थे। दैट ही वॉज अ ग्रेट सोल, ये बात कि वो एक महान आत्मा थे, वॉज हेल्ड इन हाई एस्टीम, और उनको मतलब एस्टीम होता है सम्मान, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था। इज बॉर्न आउट, तो बॉर्न आउट का मतलब ये चीज़ साबित होती है, बियर आउट का मतलब होता है पुष्टि होना, कोई चीज़, किसी चीज़ का सबूत होना कोई बात। तो बॉर्न आउट मतलब इस बात का सबूत है, बाय द फैक्ट, इस तथ्य से ये बात साबित होती है, दैट कि ही वॉज कॉल्ड, उनको कहा जाता था महर्षि। यानी जो पिताजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ, उनको महर्षि कहा जाता था। जैसे उनके दादाजी को प्रिंस कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत धनी थे, बहुत उन्होंने व्यापार से धन कमाया था और बहुत लेविशली उसको खर्च करते थे अपने पैसे को, तो उनको प्रिंस कहा जाता था। लेकिन जो पिताजी थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, वो इतने हाई थिंकर थे, इतने मतलब फिलोसॉफिक थिंकर थे कि उनको महर्षि कहा जाता था। महर्षि पेड ऑफ ऑल द डेट्स, तो जो महर्षि थे यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने
पेड ऑफ मतलब अदा कर दिया, ऑल द डेट्स सारे कर्जों को, जो उनके बाबा ने दादाजी ने छोड़ा था कर्जा उनके पिताजी के ऊपर, वो सारा अदा कर दिया। एंड रिडीम्ड मतलब बचा लिया द फैमिली जमींदारी, जो परिवार की जमींदारी थी उसको बचा लिया कर्जे अदा करके, बोथ इन बंगाल एंड उड़ीसा। तो दो जगह इनकी जमींदारी थी, बंगाल में और उड़ीसा में, तो दोनों जगह अपनी जमींदारी बचा ली उन्होंने। बाय द टाइम टैगोर वॉज बॉर्न, यानी जिस समय तक टैगोर पैदा हुए इन 1861, द फैमिली हैड रिकवर्ड, तो परिवार ने प्राप्त कर लिया था फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी, सॉरी तबीयत खराब चल रही है इसीलिए काफ़ी गैप भी हो गया, आपका वीडियो बीच में नहीं बन पाया। द फैमिली हैड रिकवर्ड, यानी जो परिवार था वो अपने आप को बचा चुका था, पार पा चुका था फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, अपनी आर्थिक कठिनाइयों से। एंड वॉज टॉलरेबली वेल ऑफ, और मतलब टॉलरेबली मतलब पर्याप्त रूप से, वेल ऑफ ठीक ठाक कंडीशन में आ गया, अच्छी हालत में आ गए, माली हालत सही हो गई उनकी। गॉन वर द स्प्लेंडर्स ऑफ द डेज ऑफ द प्रिंस, यानी गॉन वर जा चुके थे, स्प्लेंडर्स मतलब कि शान, ऑफ द डेज दिनों की, ऑफ द प्रिंस जो कि इनके दादाजी के समय था। तो द्वारकानाथ जी के समय जो शान हुआ करती थी वो तो जा चुकी थी, बट लेकिन टैगोर ग्रू अप, टैगोर बड़े हुए इन कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस, आरामदायक परिस्थितियों में। लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि जमींदारी चली गई तो भूखों मरने की नौबत आई हो, ऐसा नहीं हुआ, आराम से उन्होंने रिकवर कर लिया और कंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में, आरामदायक परिस्थितियों में ही वो पले बढ़े। द फैमिली मेंशन, जो परिवार की मेंशन मतलब हवेली है, इन जारासांको कैलकटा, तो कलकत्ता में जो जगह है जारासांको, वॉज स्पेसियस एंड कंफर्टेबल, तो वो काफ़ी स्पेसियस मतलब कि बहुत बड़ी थी उनकी हवेली और कंफर्टेबल आरामदायक थी। एंड द फैमिली मेंटेन्ड, और जो परिवार था वो मेंटेन करता था यानी कि रखता था, अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स, ढेर सारे सेवक नौकर चाकर। दस इस प्रकार नथिंग वॉज लैकिंग, कोई कमी नहीं थी, एज फार एज मैटेरियल सर्कमस्टांसेस आर कंसर्न, यानी जहाँ तक भौतिक परिस्थितियों का, भौतिक चीज़ों का संबंध है कोई कमी नहीं थी। विच अ ग्रोइंग बॉय कैन पॉसिबली वॉन्ट, जो कि एक बढ़ता हुआ लड़का संभावित रूप से चाह सकता है, तो ऐसी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी इनके परिवार में। तो ये रही इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनका जन्म, इनके पिता, इनके दादाजी। तो अगर कमेंट लिखने को आता है या फिर इनके बारे में लिखने को आता है तो आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड बन गई है आपकी। फिर देखते हैं द टैगोर फैमिली वेरिड टैलेंट्स, यानी जो टैगोर फैमिली था उसमें वेरिड मतलब विविध प्रकार के टैलेंट्स थे, योग्यताएं थीं। टैगोर वॉज लकी, टैगोर भाग्यशाली थे, इन एनदर रेस्पेक्ट ऑल्सो, एक और दूसरे तरीके से भी। दो यद्यपि जनरली प्रायः द हिंदूज वर ऑर्थोडॉक्स, जो हिंदू लोग थे उस समय के ऑर्थोडॉक्स थे यानी कि थोड़े से कट्टरवादी थे, अपने नियम कानून का बहुत कड़ाई से पालन करने वाले थे। एंड सुपरस्टिशियस, और थोड़े से अंधविश्वासी भी थे। द टैगोर फैमिली वॉज पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिव, लेकिन जो टैगोर परिवार था वो विशेष रूप से प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिवादी था, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना प्रोग्रेसिव होता है। जब आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ते तो अब आप क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो ये लोग जो थे टैगोर्स वो प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिवादी थे, एंड एनलाइटेंड, और मतलब ज्ञानी थे। तो जो सुपरस्टिशियस हैं उसका अपोजिट हुआ एनलाइटेंड, यानी कि जो अंधविश्वासी हैं, यानी जो लॉजिक नहीं देखते चीज़ों का, बस यूं ही विश्वास कर लेते हैं, तो वो सुपरस्टिशियस होते हैं। और उसके अपोजिट होते हैं एनलाइटेंड, जो कि लॉजिकल होते हैं, जो कि तार्किक होते हैं, जो ज्ञान पर विश्वास करते हैं। इधर यही संबंध ऑर्थोडॉक्स और प्रोग्रेसिव का है, यानी जब आप कट्टरवादी होते हैं चीज़ों पर, मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, तब आप ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो प्रोग्रेसिव होते हैं। तो जो टैगोर फैमिली था वो प्रोग्रेसिव और एनलाइटेंड था। द प्रिंस हिमसेल्फ,
जो प्रिंस थे यानी कि द्वारकानाथ जी, जो कि टैगोर के दादाजी थे, हैड डिसरिगार्डेड, उन्होंने क्या किया था, डिसरिगार्ड किया था यानी अनदेखी की थी, द टैबू। टैबू क्या होता है? कोई चीज़ जो मना कर दी जाती है, जो वर्जित होती है। जैसे अब ये जो कौन सा टैबू है? अगेंस्ट सी जर्नी, समुद्री यात्रा के खिलाफ। यानी पहले भारत में ये विश्वास किया जाता था कि समुद्री यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने इस टैबू को की अनदेखी की और उन्होंने क्या किया, बाय गोइंग टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए व्यवसाय के लिए, व्यापार किया इन्होंने इंग्लैंड के साथ। एंड इट वॉज देयर, और वहीं पर दैट ही डाइड इन 1846, वहीं पर 1846 में उनकी मृत्यु भी हो गई। द टेस्ट ऑफ द फैमिली, तो इस परिवार के जो टेस्ट थे यानी कि जो रुचियाँ थीं वह लिटरेरी, वो साहित्यिक थीं, आर्टिस्टिक कलाकार थीं, एंड प्रोग्रेसिव और प्रगतिवादी थीं। टैगोर्स जोरासांको होम, तो टैगोर का जो जोरासांको घर था वॉज द सेंटर, वो केंद्र था ऑफ थियोलॉजिकल, धार्मिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, आर्टिस्टिक कलात्मक, लिटरेरी साहित्यिक, एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, और दूसरी सांस्कृतिक क्रियाकलापों का। तो बुक में बहुत ज़्यादा दिया है, तो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ कट कर दी हैं, जितना आपके लिए आवश्यक है उतना मैं बताती जा रही हूँ। अ लोनली चाइल्ड, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक एकाकी बच्चे थे। आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत घुल मिल कर रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबसे बातचीत करना, सबसे बोलना, कोई भी घर में मेहमान आया उससे बातचीत करना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, कोई मेहमान आए तो उससे भी बात नहीं करेंगे, तो वो लोनली चाइल्ड कहलाते हैं, है ना। तो जो टैगोर थे वो ऐसे ही बच्चे थे। However, he was not equally lucky. However, किंतु he was not, वो नहीं थे, equally lucky यानी समान रूप से भाग्यशाली, in another respect, दूसरे तरीके से। He was, वो थे, a lonely child, एक एकाकी बच्चे, who had to fall back, यानी जिनको के निर्भर रहना पड़ता था, for most of the time, ज़्यादातर समय, on his own resources, अपने ही संसाधनों पर। His mother was more or less an invalid, उनकी जो माता थीं वो थोड़ी सी इनवैलिड थीं यानी अक्षम थीं, एंड हर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और उनके जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ यानी घर के जो काम थे, घरेलू काम थे, लेफ्ट हर नो टाइम, उससे उनके पास समय नहीं बचता था, फॉर द चाइल्ड, इस बच्चे के लिए यानी कि टैगोर के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। हिज फादर, उनके पिताजी, द ग्रेट महर्षि, जो कि महान महर्षि थे, वॉज टू ऑस्टियर, वो इतने ज़्यादा मतलब कि ऑस्टियर का मतलब होता है कठोर, कह लीजिए, नियम कानून का पालन करने वाले, एंड टू ऑगस्ट, और इतने ख़ास थे, एंड टू बिजी, और इतने ज़्यादा व्यस्त थे, टू कम क्लोज, के वो करीब नहीं आ पाए, टू द ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ते हुए बच्चे के। जो ग्रो कर रहा होता है बच्चा, उसको थोड़ी अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है। एडोलसेंस, जो किशोरावस्था होती है, तो उस वक्त बच्चे को पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट चाहिए, खासकर जो बेटे हैं उनको पिता की सपोर्ट चाहिए, बेटियां हैं उनको माँ की सपोर्ट चाहिए। लेकिन टैगोर के मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो इससे क्या हुआ, एंड गिव हिम लव एंड अफेक्शन, तो वो नहीं दे पाए उनको प्यार और सहानुभूति, जो वात्सल्य उनको चाहिए था, फॉर विच हिज सोल हंगर्ड, जिसके लिए उनकी आत्मा भूखी थी। तो बच्चे की आत्मा भूखी होती है एडोलसेंस में, खासकर अपने पेरेंट्स के प्यार और सपोर्ट के लिए, तो उनकी आत्मा भूखी ही रही। ही वॉज चीफली लुक्ड आफ्टर, तो मुख्य रूप से उनका पालन पोषण किया जाता था बाय द सर्वेंट्स, सेवकों के द्वारा, हु डिड नॉट अलाउ हिम, जो उनको नहीं अनुमति देते थे,
टू गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर जाने की। तो ये जो जितने धनी लोग होते हैं उनके बच्चों की ये तो त्रासदी रहती है, वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। पैसा खूब होता है, नौकर चाकर खूब होते हैं, घर में सुख सुविधाएं खूब होती हैं, लेकिन वो बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो जो पेरेंट्स का एक फिलियल लव होता है, जो वात्सल्य होता है बच्चे के लिए आवश्यक होता है, वो अक्सर नहीं मिल पाता धनी घरों के बच्चों को। तो ये टैगोर के साथ भी हुआ, इसीलिए वो एक एकाकी बच्चे हो गए। एजुकेशन देखते हैं। रविंद्र's एजुकेशन बिगेन क्वाइट अर्ली। तो रविन्द्रनाथ का जो शिक्षा है वो काफ़ी जल्दी शुरू हुई। एंड ही वॉज पुट टू वेरियस स्कूल्स, और उनको विभिन्न स्कूलों में भेजा गया इन कैलकटा, कलकत्ता में। हियर, यहाँ पर यानी कि स्कूलों में, ही डिड नॉट डू एनी यूजफुल वर्क, उन्होंने कुछ भी उपयोगी काम नहीं किया। ही डिड नॉट केयर मच फॉर स्कूल करिकुलम, वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे स्कूल करिकुलम की, जो स्कूल का सिलेबस था उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। एंड हिज रीडिंग वॉज लार्जली डिजल्टरी एंड हैपहैजार्ड, और उनकी जो रीडिंग थी यानी जो वो पढ़ते थे, सिलेबस को तो पढ़ते नहीं थे, लार्जली यानी अधिकतर रूप से वो डिजल्टरी मतलब कोई भी किताब कहीं से भी मिल गई, हैपहैजार्ड का मतलब यही है कि सिलेबस जो होता है आपका वो फिक्स्ड होता है कि आज ये किताब पढ़नी है, कल ये पढ़नी है, नेक्स्ट वीक ये पढ़नी है, तो सिस्टमेटिक होता है। लेकिन इनका क्या था, यानी कहीं से भी कोई भी किताब वो उठा लेते थे। तो डिजल्टरी वही अनिश्चित है, और हैपहैजार्ड भी वही है जो बेतरतीब है। हिज एजुकेशन वॉज लार्जली सेल्फ एजुकेशन, तो उनकी जो शिक्षा थी वो मतलब लार्जली मुख्यतः सेल्फ एजुकेशन थी, यानी कि स्वाध्याय थी। एंड ऑफ स्कूल्स इन कैलकटा, और स्कूल जो थे कैलकटा के उनके बारे में ही स्पीक्स, वो बोलते हैं विद डिसगस्ट, निराशा के साथ। एंड द टाइम ही स्पेंट देयर, और जो समय उन्होंने वहाँ पर बिताया उन स्कूलों में, ही कॉल्स, उसको वो कहते हैं पीनल सर्विट्यूड। पीनल मतलब कि एक पनिशमेंट जो आपको मिलता है, दंड। सर्विट्यूड वो गुलामी, दंड स्वरूप जो कैद होती है इन अंडमान्स। तो अंडमान निकोबार में जो होती थी वो काले पानी की सज़ा होती थी, वो सबसे ज़्यादा कठिन मानी जाती थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि वो जो स्कूल हैं कलकत्ता के, और उनमें जो मैंने समय बिताया वो था जैसे कि मुझे अंडमान भेज दिया गया हो, एज अ पीनल सर्विट्यूड, यानी कि मुझे पनिशमेंट के रूप में, दंड स्वरूप मुझे अंडमान भेज दिया गया हो। बीच में मैंने छोड़ दिया है। सो एट द एज ऑफ 17, इसलिए 17 साल की उम्र में, इन 1878 यानी 1878 में, ही वॉज सेंट टू लंदन, उन्हें लंदन भेजा गया। वेयर, जहाँ, ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन यूनिवर्सिटी में, अंडर प्रोफेसर हेनरी मोरले, इन प्रोफेसर साहब के अंडर उन्होंने अध्ययन किया। फॉर हुम, जिनके लिए, ही हैड एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अभिव्यक्त किया है, जेन्यून एडमिरेशन, जेन्यून मतलब सच्ची, एडमिरेशन मतलब कि प्रशंसा। तो इन साहब से तो, प्रोफेसर हेनरी मोरले से तो ये इम्प्रेस्ड थे और उनकी तारीफ भी की है, लेकिन कलकत्ता के स्कूलों की उन्होंने काफ़ी बुराई की है और उनको बिल्कुल वो पसंद नहीं आए। सेल्फ एजुकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, तो इनका जो अध्ययन है, एजुकेशन है, वो सेल्फ एजुकेशन यानी कि स्वाध्ययन है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, प्रकृति का उनके ऊपर प्रभाव है। ही रिटर्न टू इंडिया, वो भारत लौटे इन 1880, तो ऊपर आपने देखा कि गए कब थे, 1878 में, और 2 साल बाद वो वापस लौट लिए। हाउएवर ही वॉज अगेन सेंट टू इंग्लैंड इन 1881, किंतु उनको फिर से भेजा गया इंग्लैंड 1881 में, विद द इंटेंशन ऑफ स्टडीइंग लॉ, किस इरादे से कि वो लॉ पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे। बट, लेकिन, ही वेंट ओनली अप टू मद्रास, कहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो मद्रास तक ही गए। एंड रिटर्न होम, और घर लौट आए फ्रॉम देयर, वहाँ से। देयर वॉज नो फर्दर अटेम्प्ट, इसके बाद और कोई अटेम्प्ट यानी प्रयास नहीं किया गया, टू एजुकेट हिम, उनको शिक्षित करने का, इन द कन्वेंशनल मैनर, पारंपरिक तरीके से, यानी
माता पिता ये चाहते हैं कि भाई बच्चा डिग्री तो ले ले, कम से कम ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, कुछ नहीं तो LLB कर ले, लॉ कर ले। लेकिन उनके सारे प्रयास उनके पिताजी के विफल रहे। महर्षि जी ने काफ़ी कोशिश की इनको पढ़ाने की। स्कूलों के बारे में तो आपने देखा ही कि वो क्या कहते हैं, कॉलेज में भी नहीं पढ़े यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़े। तो कन्वेंशनल मैनर से जो पारंपरिक तरीका है डिग्री लेने का, वो तो भाई इन्होंने फॉलो नहीं किया। यानी उन जितनी भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, वो स्कूल ऑफ लाइफ, जो जीवन है वो खुद भी तो एक स्कूल है ना। और बहुत बड़े बड़े जो लेखक महान लोग निकले हैं वो जीवन के स्कूल से निकले हैं। हालांकि भाई कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, डिग्री लेना वो भी आवश्यक है, और आज के ज़माने में अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, अगर प्रैक्टिकली आप सोचें। लेकिन जो महानतम आत्माएं हैं वो अक्सर जिंदगी के स्कूल से निकले हैं। आप शेक्सपियर के बारे में भी जानते होंगे, उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी, बेचारे का बड़ा मजाक बनता था जब उसने लिखना शुरू किया था 16वीं सेंचुरी में। आज तो खांसी पढ़ाने नहीं दे रही, आवाज़ भी रानी मुखर्जी की जैसी हो रही है मेरी। तो आपने देखा कि ये जो शिक्षा है इनकी ज़िंदगी के स्कूल में हुई है ज़्यादातर। अब देखते हैं उनका बॉयहुड इन्फ्लुएंसेस एंड बेरीवमेंट्स, यानी उनके लड़कपन में उन पर क्या प्रभाव पड़े। और बेरीवमेंट होता है कोई चीज़ छिन जाना। तो इन हिज बॉयहुड डेज, अपने लड़कपन के दिनों में, द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस भी प्रभाव है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव था ऑन हिम, उनके ऊपर, वॉज था दैट ऑफ हिज ब्रदर ज्योतिरिंद्रनाथ वाइफ। तो उनके जो भाई थे ज्योतिरिंद्रनाथ, उनकी पत्नी कादम्बरी देवी। तो इनको कई जगह इस नाम से तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है अपनी पोइट्री में। ये उनकी प्रेरणा थी। जो बड़े भाई की पत्नी थी, इनकी भाभी थी कादम्बरी देवी। शी वॉज एन एनलाइटेंड लेडी, वो थी एक एनलाइटेंड मतलब कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक महिला थी। एंड प्रोग्रेसिव, और प्रगतिवादी थी इन हर व्यूज़, अपने विचारों में। वैसे तो उस वक्त का जो नज़ारा था भारत का, भारत में महिलाओं की पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, उनको घर तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन ये जो कादम्बरी देवी थी, शिक्षित थी और बहुत प्रोग्रेसिव थी, प्रगतिवादी थी अपने विचारों में। एंड इंटरेस्टेड, और वो रुचि रखती थी इन आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कला और साहित्य में। तो इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सम अर्ली वर्क्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो कुछ उनके प्रारंभिक वर्क हैं, यानी लेखन है उनका, प्रारंभिक लेखन। एंड देयर सिग्निफिकेंस, और उनका महत्व है। विद द पब्लिकेशन ऑफ प्रभात संगीत, तो सबसे पहले जो उन्होंने पब्लिश किया वो प्रभात संगीत था। टैगोर वॉज रियली लॉन्च्ड, तो टैगोर वास्तव में आगे बढ़े ऑन हिज लिटरेरी कैरियर, अपने साहित्यिक कैरियर में। आफ्टर, उसके बाद, पोएम्स, कविताएं, ड्रामाज, नाटक, नॉवेल्स, उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं, फ्लोड फ्रॉम हिज पेन, उनके कलम से निकले। इन एंडलेस सक्सेशन, एंडलेस अंतहीन, सक्सेशन एक के पीछे एक। एंड ही ऑल्सो एडिटेड, और उन्होंने एडिशन भी किया, मतलब संपादन भी किया। एंड कंट्रीब्यूटेड, और अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। टू सच जर्नल्स, इन जर्नल्स को, यानी पत्रिकाओं को। एज भारती एंड बालक, तो ये कुछ पत्रिकाएं थे जिनका एडिशन भी किया उन्होंने, संपादन भी किया, और उन्होंने उनमें अपनी कविताएं, कहानियाँ, ये सब भी पब्लिश किए। तो इनमें भारती और बालक ये थे। नाम इनके याद रखिएगा, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। और अगर टिप्पणी लिखने को आए, कमेंट लिखने को आए, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी तक पैटर्न नहीं आया है एग्ज़ाम का। एक्चुअली होगा कैसे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे पिछली बार, तो वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम्स हुए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड एग्ज़ाम्स थे। क्योंकि कोरोना चल रहा था, अभी तो इस वक्त तो कोरोना नहीं है, बहुत
कम ही है। तो संभावना इस बात की है कि डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मतलब आंसर तैयार करना है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें से आप अगर वक्त पड़ने पर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी तैयार कर सकें, तो आप अपना तैयार कर लीजिएगा, इसी के बेस पर लिखते जाइएगा। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, जैसे कि ये जर्नल्स का पब्लिकेशन है भारती और बालक, आगे भी देखती जाइएगा, मैं आपको बताती जाऊँ कौन सी चीज़ों पर आपको खास ध्यान देना है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मैरिज सोशल एक्टिविटी, इनकी शादी के बारे में देखते हैं। टैगोर वॉज मैरिड, टैगोर की शादी हुई टू मृणालिनी देवी। अच्छा, इनकी पत्नी के नाम भी देखिए मृणालिनी देवी है। इससे पहले आपने श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ा था, उनकी पत्नी का नाम भी मृणालिनी देवी था। इन दिसंबर 1883, तो इनकी जो शादी हुई दिसंबर में 1883 में हुई मृणालिनी देवी से। एंड एज ऑलरेडी मैंशनड, और जैसा कि पहले ही मेंशन किया जा चुका है, एबव हिज ब्रदर्स वाइफ, उनके भाई की पत्नी डाइड, मर गई इन मई 1884, यानी मई 1884 में, यानी कि 6 महीने से भी कम समय में, लगभग 6 महीने हुए, दिसंबर से जून तक होते हैं वैसे तो 6 महीने, इन मई में ही इनकी डेथ हो गई। तो कुछ लोग इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी और इनकी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बीच कुछ संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं ऐसा कुछ कहा जा सकता। बट डिस्पाइट दीज डोमेस्टिक कंसर्न्स, लेकिन डिस्पाइट मतलब के बावजूद, दीज डोमेस्टिक कंसर्न्स, ये जो उनके घरेलू चिंताएं थीं या उनकी भाभी का मरना, इनके बावजूद हिज फील्ड ऑफ एक्टिविटी, उनका जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो फील्ड है, उनका जो काम का कर्म क्षेत्र है, कंटिन्यू टू एक्सपेंड, वो फैलता गया, उनका कर्म क्षेत्र फैलता गया। अ ईयर आफ्टर हिज मैरिज, यानी उनकी शादी के 1 साल बाद, ही बिकेम, वो बन गए, द सेक्रेटरी, यानी कि सचिव, ऑफ द आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज के सचिव बने वो, ऑफ विच, जिसके कि हिज फादर, उनके पिताजी, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता थे। तो अब वो थोड़ा सा इधर पॉलिटिक्स में भी आए। आदि ब्रह्म समाज एक आप कहिए धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सब कुछ ऐसी संस्था थी जो सारे पहलुओं पर काम करती थी। तो अब इस क्षेत्र में आ गए तो थोड़ा उनका लाइफ बिजी हो गई। ही वॉज आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू लुक आफ्टर, यानी देखभाल करने के लिए, द फैमिली एस्टेट्स, परिवार की संपत्तियों की, लेइंग स्कैटर्ड, जो कि फैली हुई थी, इन नॉर्थ बंगाल, उत्तरी बंगाल में, एंड उड़ीसा, और उड़ीसा में। सो इट वॉज दैट ही टुक अप हिज एबोर्ड, तो अब ऐसा हुआ कि ही टुक अप हिज एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, तो अब उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया एट शैलिदाह, शैलदाह एक जगह है, राजशाही, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से, टूवर्ड द स्टेट्स, यानी भ्रमण किया उन राज्यों में, वेयर, जहाँ द फैमिली प्रॉपर्टी ले, परिवार की संपत्ति थी, ड्यूरिंग दिस शैलदाह पीरियड, यानी इस अवधि में जब वो शैलदाह में रहे, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन की, ही एडिटेड, उन्होंने संपादन किया, द जर्नल, इस पत्र का जिसका नाम है साधना। तो ये भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो 4 पत्र पत्रिकाओं के नाम दे दें आपको और 3 इनमें से हों, और फिर कहें, क्वेश्चन आपसे किया जाए कि विच जर्नल वॉज नॉट एडिटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आपको उन जर्नल्स के नाम एक जगह नोट करते जाइए कि किस किस जर्नल को रविन्द्रनाथ टैगोर ने एडिट किया था। तो यहाँ पर देखिए एक और जर्नल का नाम आया साधना। एंड पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ वर्क्स, और उन्होंने पब्लिश किए ढेर सारे लेख, बोथ इन प्रोज एंड वर्स, दोनों में ही, प्रोज में भी और वर्स में भी, यानी कि गद्य में भी और पद्य में भी, प्रोज पद्य, प्रोज गद्य सॉरी, एंड वर्स पद्य। सम ऑफ हिज क्रिटिक्स, उनके कुछ जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, आर ऑफ द व्यू, वो ये मानते हैं, उनका विचार ये है, दैट के द शैलदाह पीरियड की, जो शैलदाह की में रहने की उनकी जो अवधि है, इज़ द रिचेस्ट, वो सबसे ज़्यादा रिच है, यानी समृद्ध है,
इन हिज लॉन्ग लिटरेरी कैरियर, उनका जो लंबा कार्यकाल है, साहित्यिक कार्यकाल है, उसमें सबसे अच्छा जो पीरियड है वो उस वक्त का है जब वो सियालदाह में रहे। द ग्रेट गेन फ्रॉम हिज स्टे, यानी जो ग्रेट गेन यानी कि जो बड़ा लाभ हुआ फ्रॉम हिज स्टे, उनके ठहरने से, एट शेल्दाह वॉज दैट ही केम टू नो, वो था कि ही केम टू नो, वो परिचित हुए, ऑफ द लाइफ, जीवन से, एंड सफरिंग, और कष्टों से, ऑफ द बंगालीज, बंगाली लोगों के, मोस्ट इंटीमेटली, सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से। अभी तक क्या था कि वो बड़े परिवार के बेटे थे, नौकर चाकर तो उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे, तो उन्होंने आम लोगों से मिले नहीं, कष्ट आम लोगों के देखे नहीं कि लोग किस दुख में जीते हैं। बंगाल का तो आपको मालूम ही है कि कितने भुखमरियाँ फैली हैं, कितनी बार फेमाइन आए बंगाल में, दुर्भिक्ष फैला कितनी बार, यानी इतना उपजाऊ क्षेत्र है बंगाल का, इसके बावजूद वहाँ लोग भूखों मरे अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उनके जो कष्ट थे, उनकी जो सफरिंग थी, उनकी जो लाइफ थी, वो अब देखी उन्होंने। तो जब तक आप मानवता के करीब नहीं आते, आम लोगों से नहीं मिलते, तब तक आपके अंदर की जो आत्मा है, जो आपके अंदर का इंसान है, जो आपके अंदर का कवि है, जो आपके अंदर का लेखक है, वो जागृत हो ही नहीं सकता। तो ये जो पीरियड है उनका, जब वो आम लोगों के बीच रहे, उनको जाना, उनके कष्टों को जाना, इससे उनके अंदर का जो कवि है, जो लेखक है, वो जागृत हुआ। टॉर्न लेटर्स, इट्स सिग्निफिकेंस, ये कुछ लेटर्स हैं जो उन्होंने ऐसे ही लिखे हैं, तो टॉर्न लेटर्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी फटे हुए पत्र। और डिलाइटफुल करेस्पॉन्डेंस, ये एक मतलब हंसी मजाक का करेस्पॉन्डेंस है, पत्र व्यवहार है। गिव्स अ क्लोज पिक्चर, ये एक करीबी तस्वीर हमको दिखाता है, ऑफ दोज ड्रीमीली वाइड अवेक ईयर्स, वो जो ड्रीमीली मतलब सपनों से भरी हुई, जगी हुई सालें थीं, वर्ष थे उनके जीवन के, विद देयर लेजरली बिजनेस, जबकि वो लेज़र में थे, फुर्सत में थे। और मतलब लेजरली बिजनेस ये एक तरीके से ऑक्सीमोरोन है, यानी जब वो फुर्सत में भी थे और बिज़ी भी थे। तो बिज़ी किस चीज़ में थे? अपने लिखने में, और फुर्सत में भी थे, खाली थे और कोई काम नहीं था, तो बस यूं ही खालीपन में उन्होंने कुछ पत्र लिखे हैं जिनको कहा जाता है टॉर्न लेटर्स। इन दैम, उनमें, यानी कि इन टॉर्न लेटर्स में, फटे हुए पत्रों में, वी कैन ट्रेस, हम पा सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, द जेनेसिस, जेनेसिस मतलब कि जन्म, ओरिजिन, ऑफ मैनी, बहुत सारे, इफ़ नॉट मोस्ट, अगर ज़्यादा नहीं तो बहुत सारे, ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज, उनकी कहानियों का, यानी इन्हीं टॉर्न लेटर्स में कहीं उनकी बहुत सारी कहानियों का जन्म हुआ था। इन दैम, उनमें, इज़ मैनी अ ब्यूटीफुल स्केच, बहुत सारे खूबसूरत स्केच हैं, यानी चित्र हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के, ऑफ लैंडस्केप, और जो उनके आसपास की जो सीनरी है, जो दृश्य है, उसकी तस्वीरें हैं। दीज लेटर्स, ये जो पत्र हैं, रिवील, दर्शाते हैं, हिज एवर स्टरिंग, उनकी हमेशा जागृत रहने वाली सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति, विद द पुअर, गरीब लोगों के प्रति। द शॉर्ट स्टोरीज, जो उनकी लघु कथाएं हैं, बिगेन इन 1801, वो 1801 में शुरू हुई, विद द पब्लिकेशन ऑफ द बेबीज़ रिटर्न, तो प्रकाशन हुआ उनकी पुस्तक द बेबीज़ रिटर्न का, इंग्लिश एज माई लॉर्ड द बेबी, जो इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन हुआ तो माई लॉर्ड द बेबी के नाम से। एंड कंटिन्यूड टू अपीयर मंथली फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक हर महीने वो अपीयर निकलने लगीं, उनकी जो लघु कथाएँ थीं पब्लिश होने लगीं। इमीडिएटली बिफोर चित्रांगदा, यानी चित्रांगदा से, जो कि पब्लिश हुआ 1892 में, तो ड्रामा है, ये पब्लिश हुआ 1892 में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ही हैड रिटन किंग एंड क्वीन, उन्होंने लिखा था किंग एंड क्वीन, एंड सैक्रिफाइस, ये भी एक ड्रामा है, ये भी बहुत फेमस है। तो वो उन्होंने किंग एंड क्वीन और सैक्रिफाइस ये लिख चुके थे वो, तो इनके नाम आप याद रखिए, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, उनके 3 वर्क्स दे दिए जाएं, जैसे चित्रांगदा, सैक्रिफाइस, किंग एंड क्वीन, इनके नाम दे दिए जाएं, चौथा कोई और दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए विच वर्क इज़ नॉट रिटन बाय
रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आपको उसे मार्क करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके आप टाइटल्स भी याद रखिए, और जहाँ तक हो सके कुछ वर्क्स के आप ईयर, पब्लिकेशन ईयर याद रखिए, उनकी लाइफ एंड डेथ, उनका बर्थ एंड डेथ की ईयर ज़रूर याद रखिए। द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स मेनली लिरिकल वॉज सोनार तारी, तो उनका जो अगला वॉल्यूम था वर्स का यानी कविताओं का जो लिरिकल है उसका नाम है सोनार तारी, द बोट ऑफ गोल्ड यानी सोने की नाव। द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड पोइट्री, जो पहला कलेक्टेड एडिशन था उनके गीतों का और पोइम्स का, वॉज पब्लिश्ड इन 1896, ये 1896 में पब्लिश हुआ। एंड विद दिस, और इसके साथ ही एंड्स ख़त्म होता है द शेल्दा फेज ऑफ हिज लिटरेरी कैरियर, तो उनके लिटरेरी कैरियर का शेल्दा फेज इसके साथ ख़त्म होता है। फाउंडिंग ऑफ विश्व भारती एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आप परिचित होंगे, आपने नाम सुना होगा, शांति निकेतन नाम से एस्टेब्लिश हुई थी, बाद में इसका नाम विश्व भारती हो गया। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था एजुकेशन के फील्ड में, यानी इसकी ख़ास बात यह है विश्व भारती की, शांति निकेतन की, कि वहाँ क्लासेस हमारे तरह कमरों के अंदर नहीं लगती हैं ना, पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं, खुले मैदान में पढ़ लेते हैं। तो इसका अपना ही अलग आनंद है, गुरुकुल का आनंद आता है, जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल में रहते थे बच्चे और पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते, कितना आनंद आता होगा। खैर तो ये उस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है। विद द ईयर 1900 यानी साल 1900 में बिगिंस शुरू होता है अनदर फेज, एक दूसरा फेज, एक दूसरा भाग इन द कैरियर ऑफ टैगोर, टैगोर के कैरियर में। ही रोट, उन्होंने लिखा नैवेद्य, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोइम्स ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स इज़ द सनसेट ऑफ द सेंचुरी। तो एक जो मोस्ट रिमार्केबल, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय कविता है इस कलेक्शन की, ये जो कलेक्शन है पोइम्स का और सॉन्ग्स का कलेक्शन है, तो जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है वो है द सनसेट ऑफ द सेंचुरी, यानी जो शताब्दी है उसका सूर्यास्त। इन विच, जिसमें कि ही हैज़ एक्सपोज्ड, उन्होंने एक्सपोज किया है, खोला है, एंड सेटायराइज्ड, और व्यंग किया है, द ईविल्स, बुराइयों पर, ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म, पश्चिमी राष्ट्रवाद की। इन 1901 में ही मेड अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रयोग किया। एट बोलपुर में हिज फादर हैड परचेज्ड, उनके पिताजी ने खरीदी थी, सर्टेन लैंड्स, कुछ ज़मीनें, एंड बिल्ट, और बनाया, एन आश्रम, एक आश्रम, और अ प्लेस ऑफ शेल्टर, या फिर एक शरण स्थली, एंड कॉल्ड इट्स शांति निकेतन, और उसको नाम दिया शांति निकेतन। हियर, यहाँ पर, द पोइट फाउंडेड, यानी कवि ने, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फाउंडेड, स्थापना की, हिज ओपन एयर स्कूल, अपने खुले हुए स्कूल की स्थापना की, विच इन कोर्स ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ डेवलप्ड, विकसित हो गया, इनटू द वर्ल्ड फेमस इन यूनिवर्सिटी, जो संसार में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है विश्व भारती। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको नाम याद रखना है, शांति निकेतन आपको नाम याद रखना है। और तो ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और अलग से भी आप लिख सकते हैं इस पर। बेरीवमेंट्स, टैगोर्स फिलोसॉफिक काम। बेरीवमेंट यानी कष्ट होते हैं, वो कष्ट जब किसी से कोई व्यक्ति छीन लिया जाता है, यानी आपकी ज़िंदगी से जब कोई आपका अजीज़, आपका प्रिय चला जाता है, तो वो बेरीवमेंट कहलाता है, वो कष्ट होता है। तो ये कष्ट उनके लाइफ में कई बार आए। टैगोर्स फिलोसॉफिक काम यानी दार्शनिक रूप से जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो शांत हो गए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, टैगोर्स लाइफ, टैगोर का जीवन, वॉज क्लाउडेड यानी कि घिर गया,
बाय द सक्सेसिव बेरीमेंट्स, यानी एक के बाद एक आपदाओं से, कष्टों से, विच ही सफ़र्ड, जो कि उन्होंने सफ़र किया, मतलब उन्होंने कष्ट जो उठाए, जो उनके जीवन में आए। इन 1902, 1902 में, यानी 1901 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और उसके एक साल बाद ही 1902 में हिज वाइफ, उनकी पत्नी, हु वॉज हिज पार्टनर, जो कि उनकी संगिनी थी, इन हिज विजन्स एंड हिज वरीज, उनके विजन्स यानी कि उनके सपनों की, एंड हिज वरीज और उनकी चिंताओं की। तो जो विज़न होते हैं, यानी जो आप एक अपना आइडिया बनाते हैं, आप एक अपना कंसेप्ट बनाते हैं, अपना थॉट बनाते हैं, अपना भविष्य का सपना देखते हैं, तो वो विज़न कहलाता है। और जो उनकी जीवन की चिंताएं थीं, तो उनमें संगिनी थी, वो डाइड, मर गई, लीविंग, छोड़ गई, हर डिसकंसोलेट, अपने दुखी हस्बैंड, पति को, टू लुक आफ्टर देयर 5 चिल्ड्रन, अपने 5 बच्चों की देखभाल के लिए। द पोइट कंपोज्ड अ सीरीज ऑफ टचिंग लिरिक्स, तो इसके बाद इन्होंने कंपोज की यानी लिखी बहुत सारी दिल को छू लेने वाली कविताएं, इन मेमोरी ऑफ हिज डेड वाइफ, अपनी मृत पत्नी की याद में, एंड कॉल्ड देम, और उनको नाम दिया स्मरण, रिमेम्बरेंस। तो ये आपको याद रखना है कि स्मरण नाम से उन्होंने जो कविताएं लिखी अपनी पत्नी की याद में। ही रोट टू अ नंबर ऑफ पोइम्स, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, टू सूद यानी सांत्वना देने के लिए, एंड एंटरटेन, मनोरंजन करने के लिए, हिज यंगेस्ट चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे का, एंड सेकंड सन, और दूसरे बेटे समिंद्र को, एंड नेम्ड देम, और उनको नाम दिया शिशु, द चाइल्ड। तो इस नाम से उन्होंने फिर कविताएं लिखी अपने बच्चे के लिए। मोस्ट ऑफ दीज चाइल्ड पोइम्स, ये जो बच्चों के लिए लिखी गई कविताएं हैं, इनमें से ज़्यादातर वर लेटर ट्रांसलेटेड, बाद में ट्रांसलेट हुई इनटू इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, इन द क्रेसेंट मून, क्रेसेंट मून में। और अब बात उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक की, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, द बंगाली गीतांजलि। तो पहले जो गीतांजलि लिखी गई थी, बंगाली भाषा में लिखी गई थी, बांग्ला में, वॉज कंपोज इन 1909-10, 1909-10 में उन्होंने लिखी बंगाली भाषा में। फॉलोड बाय द पोस्ट ऑफिस इन 1911, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस लिखा 1911 में। और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इन नवंबर 1913, नवंबर 1913 में रविन्द्रनाथ वॉज क्राउंड, रविन्द्रनाथ के सिर पर सजाया गया, यानी उनको प्रदान किया गया, बिफोर द होल वर्ल्ड, सारे संसार के सामने, विद द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में उनको मिला। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब उन्होंने गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पहले बंगाली में लिखा था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इंग्लिश ट्रांसलेशन पर उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस डेट को आप कतई नहीं भूल सकते, हमेशा याद रखनी है। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। ये तो जीके के क्वेश्चंस में भी आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, आपको याद रखना है ये डेट। तो नाइटहुड केम इन 1914, और 1914 में उनको नाइट की उपाधि दी गई। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ उपाधियाँ देती थी, तो जिनमें सर की उपाधि थी, नाइट की उपाधि थी, तो उन्हें नाइटहुड प्रदान किया गया 1914 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ, आप परिचित होंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। वैसे यहाँ तो नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो जलियांवाला बाग कांड में बहुत ही बेरहमी से हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई गई थीं, और इस घटना से टैगोर भी आहत हुए। तो इन इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोध से भरा हुआ, प्रोटेस्ट होता है विरोध, तो क्रोध भरे विरोध में अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन होता है अपमान, अपमान के खिलाफ, एंड सफरिंग, और कष्टों के खिलाफ, हीप्ड ऑन हिज कंट्रीमैन, जो कि उनके देशवासियों पर ढाए गए, जुल्म ढाए गए, उनके खिलाफ, ही एड्रेस्ड अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा टू द वायसरॉय, वायसरॉय को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो उस वक्त जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उनको एक पत्र लिखा रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड, और
इसमें उन्होंने त्याग दिया अपनी नाइटहुड को, यानी जो उपाधि उनको नाइटहुड की दी गई थी उस उपाधि को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया था। 70th बर्थडे, उनका जो 70वां जन्मदिन था, उस पर जो बुक पब्लिश हुई द गोल्डन बुक ऑफ टैगोर, तो ये आपको याद रखना है उनके 70वें जन्मदिन पर। और 70वां जन्मदिन उनका कब पड़ा? 1931 में। तो ही रिटर्न टू इंडिया इन February 1931, वो भारत लौटे, यानी विश्व का भ्रमण किया। उनको जब नोबेल प्राइज़ मिला, उससे पहले भी उन्होंने कई बार विश्व भ्रमण किया, तो उसके बाद वो भारत लौटे फरवरी 1931 में। एंड इलेबोरेट अरेंजमेंट्स वर मेड, और काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया, व्यवस्थाएं बनाई गईं। एलेबोरेट का मतलब होता है शानदार। अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं बनाई गई, वर मेड टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए हिज 70th बर्थडे, उनका 70वां जन्मदिन। द गोल्डन बुक ऑफ टैगोर वॉज पब्लिश्ड, तो ये टाइटल से किताब पब्लिश हुई। टू मार्क द अकेज़न, इस अवसर को मार्क करने के लिए, यानी इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका 70वां जन्मदिन मनाने के लिए। एंड द वर्क कंटेंट, और इस वर्क में यानी इस बुक में था, क्या था? कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंट्रीब्यूशंस, योगदान, यानी कि रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, यानी विशेष व्यक्तियों की, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स, यानी जो सर्वाधिक, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स खास, मैन ऑफ लेटर्स मतलब कि साहित्यिक लोग, लेखक लोग, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, जॉइंट, शामिल हुए। द हिम ऑफ प्रेज, यानी उनकी प्रशंसा करने के लिए उनके 70th बर्थडे पर। द सेलिब्रेशंस वर स्टॉप्ड, लेकिन ये जो उत्सव था ये रोक दिया गया ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी 1932 को, व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड, जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। द पोइट रोट, तो यानी टैगोर ने लिखा द इविल डे, ये इस नाम से उन्होंने लिखा। द फ्यूजिटिव एंड अदर पोइम्स, तो ये जो पोइम्स हैं ये उन्होंने लिखी गांधी जी के अरेस्ट होने पर। मोस्ट मूविंग पोइम, ये बहुत मूविंग पोइम, यानी दिल को छूने वाली कविता है। टू एक्सप्रेस हिज इंडिग्नेशन, टू एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए, हिज इंडिग्नेशन यानी अपना गुस्सा, अपना क्रोध। द पोइट वॉज टेकन सीरियसली इल, तो अब उनके अंतिम पड़ाव पर हम देखते हैं कि टैगोर काफ़ी बीमार पड़े, गंभीर रूप से बीमार पड़े इन सितंबर 1940, सितंबर 1940 में। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ रिकवरी, यानी ब्रीफ पीरियड, छोटी अवधि, ऑफ रिकवरी यानी ठीक होने की, तो थोड़े समय के लिए वो ठीक हुए। ही हैड अ रिलैप्स, यानी वो, रिलैप्स का मतलब पुनः बीमार पड़ गए। इन जून 1941, जून 1941 में, यानी पहले सितंबर 1940 में बीमार हुए थे लेकिन ठीक हो गए, फिर जून 1941 में वो फिर बीमार पड़े। एंड द एंड केम ऑन 7 अगस्त 1941, और उनका अंत, यानी उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया 1941, 7 अगस्त 1941 को, तो आपको ये डेट याद रखनी है। ही वॉज मोर्न्ड, उनकी मृत्यु पर विलाप किया गया, ऑल द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में। गांधी कॉल्ड हिम, गांधी जी ने उनको कहा द ग्रेट सेंटिनल, महान संतरी। फॉर इट वॉज, क्योंकि ये था, एज अ सेंटिनल, एक संतरी की तरह, दैट ही वॉच्ड, कि उन्होंने देखभाल की, इन एन एज, एक युग में, ऑफ फेडिंग मीन्स मुरझाते हुए, विलुप्त होते हुए, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता, जबकि आध्यात्मिकता विलुप्त हो रही थी। ओवर द ग्रेट आइडियल्स, उन्होंने जो महान आदर्श थे उनकी देखभाल की, और महान आदर्श किन चीज़ों के? ऑफ लव, प्रेम के, जॉय, आनंद के, एंड फ्रीडम, और आज़ादी के, स्वतंत्रता के। तो यहाँ पर ये समाप्त हुआ उनका एक जीवन परिचय, और साथ में हमने उनके वर्क्स को भी देखा। इस आधार पर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए तो भी आंसर दे सकते हैं, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए तो भी आप उनका आंसर दे सकते हैं। एक बार हम उनके वर्क्स को फिर से देख लेते हैं।
पब्लिकेशन के वर्ष के अनुसार आप देखिए कि ये सांध्य गीत पब्लिश हुआ है 1882 में, फिर प्रभात संगीत पब्लिश हुआ है 1883 में, उसके बाद मानसी पब्लिश हुआ है 1890 में, उसके बाद सोनार तारी यानी कि द गोल्डन बोट ये पब्लिश हुआ है 1894 में। सोनार तारी के बाद उनका एक और कलेक्शन पोइम्स का है जिसका नाम है चित्रा, ये पब्लिश हुआ 1896 में, और इस कलेक्शन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइम है उर्वशी। और इसी साल उनका ये कैथाली भी पब्लिश हुआ, ये लिरिक्स का कलेक्शन है, पोइम्स का कलेक्शन है कैथाली, ये भी 1896 में ही पब्लिश हुआ। उसके बाद 1900 में कहिनी पब्लिश हुआ, फिर कथा ओ कहिनी ये भी 1900 में पब्लिश हुआ, कल्पना ये भी 1900 में पब्लिश हुआ, और ये है क्षणिका 1900 में पब्लिश हुआ। क्षणिका मतलब क्षण होता है ना, मोमेंट, पल, तो उसी से बना है ये वर्ड क्षणिका, ये 1900 में पब्लिश हुआ। नैवेद्य ये 1901 में पब्लिश हुआ। स्मरण, इसके बारे में बात हुई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने कविताएं लिखी जो स्मरण नाम से पब्लिश हुई 1902 में। उत्सर्ग ये 1903 में। उसके बाद खेय जिसका मतलब है फेरी, ये 1906 में। उसके बाद वो वर्क जो कि जिसने उनको ज़्यादा फेमस किया, सारे संसार में उनको ख्याति प्रदान की, वो है द नेक्स्ट फॉलोड द ट्रायो गीतांजलि। तो गीतांजलि 1910 में, जो कि आपको पता ही है कि बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, इंग्लिश में 1912 में, फिर गीत माल्या 1914 में, गीताली 1914 में, लेकिन जो इंग्लिश में लिखी गई थी 1912 में उसको पुरस्कार नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो आपको नहीं भूलना है। फिर देखिए बालक 1916, पातालक 1918, पूरबी 1925, महुआ 1929, बनवानी 1931 और पारसिस 1932। द लास्ट फेज ऑफ हिज पोएटिक कैरियर, तो उनका जो कार्यकाल है, उनके काव्य का कार्यकाल है, उसका जो लास्ट फेज है वो बिगिंस, शुरू होता है विद पुनस्का 1932 में एंड एंड्स विद आरोग्य 1941 में। जन्मदिने 1941, शेष लेखा 1941, तो ये सब एक साथ पब्लिश हुए, आरोग्य, जन्मदिने और शेष लेखा, ये सब 1941 में। द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, लवर्स गिफ्ट, क्रॉसिंग, द फ्यूजिटिव एंड अदर पोएम्स and poems 1942 published by विश्व भारती are some other of his prominent collections of verse in English। तो ये सब बाद में विश्व भारती ने पब्लिश किए हैं। इन सब का नाम एक बार मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि इनमें से कौन सा वर्क गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, तो आप कम से कम पहचान पाएँ कि उनके वर्क्स कौन कौन से हैं। एक दो बार सुन लीजिएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा तो आपको याद रहेंगे, और नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि ये उनके वर्क्स के नाम हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम इतनी नॉलेज इस वीडियो में दे दूं कि आप हर तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएं। फिर भी आप अपनी बुक्स भी पढ़िए, अपनी क्लासेस भी ज़रूर अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही मैं वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।